हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केले स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज आपके लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेहतरीन सवाल है बाबू। एक बार आप पढ़ लीजिए, आपका पक्का ये 30 सवाल पक्का लड़ेगा बाबू, ठीक है। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मैं प्रतिदिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ। केमिस्ट्री के 6:30 बजे और मैथ के शाम 4:30 बजे, तथा ऑब्जेक्टिव का मिसलेनियस बाबू 11:30 बजे हमारा मिलता है। और आज से 8:30 बजे आपको शाम में न्यूमेरिकल के सवाल मिलेंगे बाबू। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते सवाल को। चलिए सवाल नंबर 1, निम्न में से दूरी का मात्रक कौन है। चलिए सवाल नंबर 1 में कह रहा है निम्न में से दूरी का मात्रक कौन है। तो चलिए दूरी का मात्रक नहीं है। ये मुझसे भी कंफ्यूजन हो जाता है, आपसे भी हो सकता है। थोड़ा सवाल से ढंग को पढ़िएगा बाबू, क्योंकि सवाल हो सकता है कि आपसे भी कंफ्यूजन हो जाए कि निम्न में से दूरी का मात्रक कौन है। यहाँ पे सवाल है निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन है फॉर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और स्टेरेडियन। तो सवाल हो जाए, आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन दूरी का मात्रक नहीं होता, ये कौन का मात्रक होता है बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक मात्रक है किसका। तो यहाँ ऑप्शन दिया है समय का, दूरी का, आवृत्ति का, कोणीय त्वरण का। तो हो जाएगा दूरी का। दूरी, पार्सेक क्या है, दूरी का मात्रक है बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल बताता है। वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल बताता है किसका। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, प्रारंभिक वेग के, त्वरण के, अंतिम वेग के, विस्थापन के। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन के। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया समय नीचे होता है और वेग ऊपर होता है, और इसके जो डिस्टेंस निकलते हैं, ये जो डिस्टेंस कवर करता है, यही इसका क्षेत्रफल होता है बाबू, ठीक है। यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान, दूरी, चाल, बल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बल। सदिश राशि इनमें से देखो, द्रव्यमान तो हो नहीं सकता, दूरी नहीं हो सकता, चाल नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। अब बल, जैसे बल में क्या होता है, तो बल में दिशा और परिणाम दोनों होता है। बल में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए हम इसको कह देंगे कि क्या होता है, बल एक सदिश राशि है। अब बल के बारे में देखिए, बल होता है ए बराबर ए में, बल होता है ए बराबर ए में, ठीक है। इसे यहाँ पे द्रव्यमान गुने त्वरण, इसलिए हम बल को बल क्या हो सकता है, और इसके ऐसे ही मात्रा कह सकते हैं न्यूटन। इसके ऐसे ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, सवाल नंबर 5, सघन माध्यम में अपवर्तनांक पर कालांतर होता है। यहाँ दिया ऑप्शन π/4, π/2, पाई और 2 पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई। ऑप्शन नंबर सी, 5 के सी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुरुत्वीय, वायु, बादल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्व। अब देखिए ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं, तो पृथ्वी अपने हर वस्तु के अपने केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी अपने हर वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है, जिससे होता क्या है कि कोई भी वस्तु यहीं पे आना चाहता है। तो इसीलिए सारे वायुमंडल के सारे जितने भी सराउंडिंग में जितने भी वस्तुएं हैं, सब पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। इसलिए वायुमंडल का भी केंद्र बहाव किधर होता है, वायुमंडल यह प्रभाव भी हमारा किधर होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, जिसके कारण हमें गुरुत्वीय बल जिसको कह सकते हैं। तो गुरुत्वीय बल के कारण हमारे वायुमंडल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने के दर को कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, शक्ति, बल, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ए हो जाएगा बा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य करने का मतलब जो शक्ति, तो पी बराबर क्या होता है, डब्लू बटा समय होता है। आप एक समय में कोई कार्य करते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, यदि वस्तु को द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है, आधी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, द्रव्यमान को अगर दुगुना करते हैं तो हमारा गति ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अब जैसे देखिए, ये हमारा के ई हो गया। के ई जो होता है काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। अगर द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो गति ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। द्रव्यमान को अगर आप बढ़ाते हैं तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर इसको आप दुगुना कर दे तो गति ऊर्जा भी दुगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। तो देखिए, बांध के नीचे जो चौड़ा बनाया जाता है वह क्यों बनाया जाता है, तो क्योंकि देखिए पानी का बहाव नीचे काफी तेज में होता है, और जब जल बढ़ता है तो प्रभाव जो इसका होता है पेंदी पे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो यानी कि घनत्व तो ज़्यादा बढ़ता है तो उस पेंदी पे ज़्यादा दबाव बढ़ता है, और जब पेंदी को चौड़ा करेंगे तो ऊपर का भाग और ऊंचाई हम कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। गहराई के साथ जल के घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, गहराई के साथ जल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी बाबू, इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का सी। सॉरी, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, 11 नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से किस किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, स्वप्रेरण, अनियन प्रेरण, भंवर धारा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वप्रेरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, अनियन प्रेरण हो जाएगा बाबू। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसफर के बारे में दिक्कत हो रही थी सवाल के लेके, इसलिए दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 के बी, अनियन प्रेरण हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, लेजर के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। लेजर के नियम के द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिपथ में प्रेरित धारा। लेजर के नियम दिशा को निर्धारित करता है, परिपथ की धारा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। अगर कोई वस्तु तैर रहा है तो उसका भार क्या होगा, तो उत्प्लावन बल के बराबर होता है। अब जैसे देखिए, आप अगर कोई वस्तु पानी के अंदर डूब गया, ठीक है, पानी के अंदर डूब गया, ठीक है, तो ये प्लवन तब तक करेगा जब इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर अगर द्रव हटा देता है, और इसका जो नीचे से जितना बल लग रहा है उससे ऊपर के जितना बल लग रहा है उतना नीचे से बल लग रहा है, तो बस तो बीच में क्या करेगा, प्लवन करता रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्प्लावन बल। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, प्रकाश के किस रंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अब एक प्रकाश का किसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो यहाँ से प्रकाश के किस रंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, लाल का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन एक प्रकार के क्या होता है, विचलन होता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे जो होता है, जो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो प्रकाश क्या होता है, लाल सबसे ऊपर होता है, अब नीला सबसे, बैगनी और नीला सबसे नीचे होते हैं, इसलिए इसका प्रकीर्णन लाल का सबसे कम होता है बाबू। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार क्या करता है। परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है किस तरह का व्यवहार करता है। तो यहाँ पे देखिए, अचानक की भांति, अति उत्तम चालक की भांति, उत्तम चालक की भांति, प्रतिवर्ती धारा प्रतिरोध की भांति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अचालक के भांति। परम शून्य पे जो होता है टेम्परेचर जब हम शून्य कर देते हैं
परम शून्य हो जाता है -273 केल्विन। परम शून्य को कहते हैं -273 केल्विन को कहते हैं। अगर इस टेम्परेचर पर अर्धचालक को रखा जाता है तो वह वह अचालक, जिसमें किसी तरह के परिवर्तन नहीं होता है ना, जिससे जैसे कुचालक जो होता है उस तरह का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये अगर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाबू। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे इनमें से कौन सा एसिड के साथ, अब जिंक हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे जो है सवाल नंबर 17, कौन सी धातु शीतलन तनु HNO3 के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? तो देखिए इसमें से कौन सा गैस है जो हाइड्रोजन शीतलन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आपको देता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 17 के सी, Mg। अब ये क्या है बाबू? Mg जो है ये जो अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या देगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता? तो अगर आप बात करते हैं कि O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है तो क्लोरीन के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए इसके साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता है? तो क्योंकि ये भी एक तरह का ये हो गया, O2 हो गया, और इसीलिए ये भी अधातु हो गया, और ये भी एक प्रकार के अधातु है। तो अधातु रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर ये क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये सुपर ऑक्साइड जब बनता है तब जाके अभिक्रिया करता है क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, निम्न में से किस धातु में 4 एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन होता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 19 नंबर सवाल के ऑप्शन हो जाएंगे ए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Cl पर 1-। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, आमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? तो आमाशय रस का पीएच मान यहाँ ऑप्शन दे रखा है 5.3, 1.4, 7.4 और 8.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, कौन Cl के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो कौन यहाँ पे जो है ये जो है एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है पोटासियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरस, यानी कि आयरन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता में कौन क्रम सही है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, SiPbCN। ये विद्युत ऋणात्मकता है बढ़ते हुए क्रम में। देखिए अब यहाँ देखिए जो भी यहाँ ये तीनों में देख लीजिए, ये सबसे कम होता है और नाइट्रोजन होता है फोन, FON। ये सबका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। तो लास्ट में बढ़ते क्रम में सजाया गया है, तो लास्ट में नाइट्रोजन है, अर्थात नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से होता है? अब चलिए यहाँ पे सिल्वर ग्लास की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए अपरिष्करण हो रहा है बाबू। ठीक है, तो ग्लास में Pb आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, 23 के ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, AG। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू,
मृदु साबुन लवण होता है, मृदु साबुन लवण होता है। तो यहाँ पे मृदु साबुन का लवण क्या होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम और लिथियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। कौन सी गैस उच्च दफ्तर और केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदल देगी? तो यहाँ एक उत्प्रेरक ही काम है बाबू, और ये उत्प्रेरक के काम यहाँ पे कर देंगे कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जब ये क्या होगा, CH3OH अभिक्रिया करेगा CO2 के उपस्थिति में, तब जाके CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। CHO में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या देखना है। अब कार्बन के कितना उसमें ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ए में 0, 2 में +2, सी में -2 और डी में +4। तो इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। 2 मेथिल प्रोपेन निम्न में से किसका समयव है? तो 2 मेथिल प्रोपेन किसका है? तो एन ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का। अब सुनिए यहाँ पे क्या होगा, एन नॉर्मल ब्यूटेन यहाँ पे लिखा है। चलिए देखिए नॉर्मल ब्यूटेन कैसे होता है। ये हो गया आपका, अब यहाँ से एक निकालते हैं और एक ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, काउंटिंग 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो इसी का है 2 मिथाइल प्रोपेन।